नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 कक्षा 12 एनआईएस कक्षा 12 का जो इतिहास है, इतिहास का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत के इतिहास को समझना। अपन भारत के इतिहास को समझेंगे कि भारत का इतिहास किस प्रकार पढ़ा जाए। बीती घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। किसको कहते हैं? बीती घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इससे हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने मानव को अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा आज की सभ्यता का विकास करने की क्षमता दी। मतलब अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने तथा आज की सभ्यता का विकास करने की क्षमता थी। कुछ लोग समझते हैं कि इतिहास केवल युद्धों और राजाओं के ब्यौरे ही, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि केवल राजाओं और राजा और रानियों की कहानी और उनके बीच जो विभिन्न राजाओं के बीच में जो युद्ध लड़े गए थे उनकी ही कहानियां, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें उपलब्ध स्रोतों के आधार पर एक लंबी अवधि के समाज, जो एक लंबी अवधि है उसके समाज, अर्थव्यवस्था, जो उनकी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। कौन सी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। इतिहासकार इस समय के दौरान आई विभिन्न स्थितियों का मूल्यांकन करता है। इतिहासकार विभिन्न मूल्यांकन किया जाता है और प्रश्न उठता है कि कुछ घटनाएं क्यों घटी, और यह भी देखता है कि समस्त समाज पर उसका प्रभाव क्या रहा। समस्त जो समाज है उस पर उसका प्रभाव क्या रहा। जब भी कोई नया प्रमाण सामने आता है तो या पहले से मौजूद प्रमाणों की विद्वानों द्वारा नई व्याख्या की जाती है, तो इससे अतीत के बारे में हमें जानकारी और समृद्ध होती है। अतीत के बारे में जानकारी और समृद्ध होती है। इतिहासकार तथ्य और कल्पना के बीच में अंतर करता है। किसके? तथ्य और कल्पना के बीच में अंतर करता है। लेकिन किसी समाज में मौखिक परंपरा पर आधारित मिथकों की बीती घटनाओं घटनाओं की स्मृतियां भी छिपी हो सकती है। घटनाओं की स्मृतियां भी छिपी हो सकती है। ठीक है। लेकिन इतिहासकार का काम है कि विभिन्न विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों की क्या काम है? विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों की सत्यता की जांच के द्वारा तथ्य की पहचान करना, कि तथ्य सही है गलत है उसकी पहचान पहचान करना। अब इस पाठ से हम आप सीखेंगे कि किस तरह अनेक प्रकार की जो साक्ष्यों की व्याख्या माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास का ब्यौरा तैयार किया जाता है। ठीक है। अब तैयार किया जाता है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत के प्राचीन इतिहास की जो है प्राचीन भारत के इतिहास की जो संरचना समझ सकेंगे। प्राचीन भारत के इतिहासकारों द्वारा लाई गई विभिन्न प्रकार की स्रोत सामग्री के बारे में बता सकेंगे। भारत में कौन सी सामग्री लाई गई उसके बारे में बता सकेंगे। अब इतिहास लेखन की बदलती परंपराओं को पहचान सकेंगे। इतिहास लेखन की जो बदलती परंपराएं हैं उनके बारे में उन परंपराओं के बारे में पहचान करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत: प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनः संरचना के लिए प्रयुक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त स्रोत सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वयं स्रोत अतीत को हमारे सामने नहीं लाते। जो अतीत को हम सामने नहीं लाते उन्हें व्याख्या की जरूरत होती है, और इतिहासकार उन स्रोतों को वाणी देते हैं। वास्तव में जो इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि सार्थक रूप से समझने के लिए वह स्रोत को ढूंढे और पाठों को पढ़े, सुरागों का पीछा करे, उपयुक्त प्रश्न उठाए और प्रमाण है उनकी सत्यता की जांच करे। उदाहरण के लिए 1826 में चार्ल्स मैसन ने पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, किसी पुरानी बस्ती की ऊंची ऊंची दीवारें और मीनारें देखी, और इसके इसके 5 दशक बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस स्थान से कुछ सीलें एकत्रित की। लेकिन इसके पश्चात 50 वर्ष बाद जाकर पुरातत्ववेता जो पुरानी चीजों के अध्ययन, जॉन मार्शल ने वहां सिंध क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता की पहचान की। सिंध क्षेत्र की जो प्राचीन सभ्यता थी उसकी पहचान की। जो जॉन मार्शल थे, कौन थे? पुरातत्ववेदा जो थे। इतिहासकार तरह तरह के साक्ष्यों की पुष्टि कैसे करते हैं? इतिहासकार है जो पुरानी चीजों को ढूंढते कैसे, उनकी पुष्टि कैसे करते हैं, उसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं। राजा हर्षवर्धन, जो ईसा की 7वीं शताब्दी से जुड़े किसी स्रोत से हमें चालुक्य पुलकेशन द्वितीय के हाथों
उनकी पराजय का उल्लेख नहीं मिलता है। उनकी पुलकेशन द्वितीय के हाथों पराजय का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन राजा पुलकेशन द्वितीय के एक शिलालेख में उनके द्वारा हराने का दावा किया गया। लेकिन जो हराने का साक्ष्य हर्षवर्धन को सुनाने की किसी जरूरत नहीं, लेकिन पुलकेशन द्वितीय के एक शिलालेख के द्वारा हराने का दावा किया गया है। इस स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट ने जानबूझकर अपने आश्रयदाता की पराजय का उल्लेख नहीं किया। इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ है, शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद, अंग्रेजी में जो इतिहास का जो वर्ड है उसको बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री किया है। एक समय था जब लिखित अभिलेखों मतलब किसी पर लेख लिखा गया है। शिलालेख मतलब शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखा गया। अभिलेख किसी वस्तु पर लिखे गए अभिलेखों को इतिहास का प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। प्रमाणिक स्रोत किसको माना जाता है? अभिलेखों को। लिखित सामग्री की सत्यता जांची जाती है, उसे उद्धृत किया जा सकता है और अन्य स्रोतों में उसकी पुष्टि भी की जा सकती है। मिथक, लोकगीत आदि मौखिक साक्ष्यों को ही सही स्रोत माना नहीं जाता था। प्रारंभिक इतिहासकार मिथकों, कथाओं और मौखिक परंपराओं का सहारा नाम मात्र को ही लेते थे, क्योंकि न तो उनके सही होने का प्रमाण होता था और न उनकी सच्चाई की जांच हो सकती थी। लेकिन आज आज अनेक नए तरीकों से गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हो रहा है। गैर पारंपरिक स्रोतों को पारंपरिक अनेक तरीकों से हो रहा है। परंपराओं और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन अन्य ऐतिहासिक तथ्यों को रोशनी में होना चाहिए। उदाहरण के लिए महाभारत में दो भाइयों की संतानों के बीच में संघर्ष की गाथा है। महाभारत किसके हैं? दो भाइयों की। कौन सी? जो एक एक है जो पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की जो संघर्ष की कथा है। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि महाकाव्य में वर्णित युद्ध सचमुच हुआ था। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि युद्ध हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानता है कि यह युद्ध वास्तव में हुआ था। लेकिन जो इतिहासकारों का, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार बिना स्रोतों की इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, बिना इस बात को मानने के स्वीकार नहीं है। मूल कथा शायद सूतों द्वारा रची गई। मूल कथा किसके द्वारा? सूतों द्वारा, जो आमतौर पर क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। उनकी विजय और अन्य उपलब्धियों की प्रशंसा काव्य रच कर सुनाते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से ही प्रसारित होती थी और मानव स्मृति का एक हिस्सा बनकर सुरक्षित बची रही। अब साहित्यिक स्रोत 1.2 धार्मिक साहित्य। भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से संबंधित। भारत की अधिकतम जो रचनाएं को लेख, शिलालेख, कविताएं जो भी है वो किसे? धर्म से संबंधित। इन्हें देव वेद कहा जाता था। इनका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं ही है। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थनाएं है। और अन्य 3 वेदों में साम, यजुर और अथर्व में प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र और पुराण कथाएं हैं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं और इनमें प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र, पुराण है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा संबंधी दार्शनिक विवेचन है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। रामायण और महाभारत इन दो महाकाव्यों का संकलन अनुमानतः ईसा सन 400 तक जाकर पूरा हुआ। इनमें से महाभारत के रचनाकाल व्यास मुनि माने जाते हैं। इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय गीत अर्थात विजय गान है। आगे चलकर इसका विस्तार 24,000 श्लोकों में हो गया। इसे भारत कहा जाने लगा क्योंकि इसमें प्राचीन वैदिक वंशों में से एक वंश भारत वंश के उत्तराधिकारियों की गाथाएं हैं। इसके एक और विस्तृत संस्करण महाभारत में 1 लाख श्लोक है और इसी प्रकार मूलतः वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 6,000 श्लोक है। ठीक है, गाथा है। ठीक है, प्राचीन इसमें कितने? 1 लाख श्लोक है। ठीक है, अब मगर आगे चलकर इसका विस्तार 12,000 से और फिर 24,000 श्लोकों में हो गया। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद 600 ईसा पूर्व के बाद में हमें अनुष्ठान संबंधी ढेर सारा धार्मिक साहित्य मिलता है, जिसे सूत्र कहते हैं। राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ
यज्ञ आदि के विधान स्रोत सूत्र में मिलते हैं, जबकि जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि आदि संस्कारों से जुड़े घरेलू अनुष्ठानों का विधान जो गह सूत्र में मिलता है। इस साहित्य का संकलन लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। अब जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ इन धर्मों से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का विवरण देते हैं। आरंभिक जो बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी गई, इन्हें त्रिपिटक यानी तीन पिटारे कहा जाता था। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। अधिधम पिटक अभिधम पिटक है। धर्म से इतर बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जातकों का है। किसका? जातकों का। इनमें बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पहले बुद्ध के 550 जन्म हुए थे। हर जन्म की कहानी एक जातक कहलाती है। ये कहानियां ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच के काल की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। जैन पाठों की रचना प्राकृत भाषा में हुई और आगे चलकर इनका संकलन ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ। इन्हें अंग कहा जाता है और इनमें इनमें जैनों की दार्शनिक अवधारणाएं मिलती है। अब धार्मिकेतर साहित्य, इस कोटि के साहित्य का साहित्य धर्म नहीं होता है। इस वर्ग में धर्मशास्त्र और संहिताएं आती है। मतलब इसमें विषय धर्म नहीं होता, इसमें धर्मशास्त्र और वे संहिताएं आती है जो विभिन्न समुदायों के कर्तव्यों पर जो कर्तव्य, उनके कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उस पर विधान करती है, उन पर ज्यादा प्रकाश डालती है। वे चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि के अपराधियों के लिए दंड निर्धारित, चोरी व्यभिचार इनके लिए दंड निर्धारित करती है। इनमें सबसे पहला ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति यह वह पहला ग्रंथ है जिसका अनुवाद अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया। तो इसका पहला ग्रंथ है जिसका अनुवाद मनुस्मृति बनाया। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकाल की भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इतिहास की पुनः संरचना के लिए कभी कभी व्याकरण ग्रंथ भी बड़े काम के साबित होते हैं। व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि रचित अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना काल विद्वानों ने लगभग 700 ईसा पूर्व के लगभग माना है। अब कालिदास गुप्त काल में हुए थे। उन्होंने कविता नाटकों की रचना की थी। इसमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार और मेघदूतम महान रचनाएं होने के साथ ये गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलकियां दिखलाई है। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमारे पास राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना कल्हण ने 12वीं शताब्दी में की थी। अब इतिहास लेखन में सहायता के लिए धर्मेतर ग्रंथ और जीवनियां या चरित्र महत्वपूर्ण है। इनकी रचना दरबारी कवि अपने आश्रयदाता शासकों के लिए गुणगान करते थे। चूंकि वे आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, इसलिए उनका अध्ययन जरा सावधानी से करना चाहिए। अब इस तरह की एक महत्वपूर्ण कृति है यह हर्षचरित्र, जिसकी रचना बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की प्रशंसा की है। दक्षिण भारत का सबसे प्रारंभिक साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। इसकी रचना तमिल में हुई थी और धर्मेतर साहित्य की श्रेणी में आता है। इसके रचयिता वे कवि थे जो ईसा की पहली 4 शताब्दियों के दौरान राजाओं और संतानों के द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों और में एकत्रित होते थे। इस साहित्य में विभिन्न नायकों की प्रशस्ति, रचना छोटी और लंबी कविताएं मिलती है। शायद इन्हें राज दरबारों में सुनने के लिए रचा जाता था। इस साहित्य के विभिन्न अंतर्गत शिल्प, दिकारम और मणिकेली जैसे साहित्य भी आते हैं। 300 ईसा पूर्वी से लेकर ईस्वी सन 300 की अवधि में दक्षिण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति अध्ययन के लिए संगम ही हमारा प्रमुख स्रोत है। इस साहित्य में मिले वर्णनों की पुष्टि अंग्रेजों से विदेशी यात्रियों वृत्तांतों से मिलती है।
अब हम आगे पढ़ेंगे चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सांस्कृतिक व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा था, ये हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।